आदाब, नमस्कार। मैं शाहिद उमर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी बोले, यह पहला संसद सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं देखी गई। वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे, संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। चुनावी जुमलों पर संजय राउत का पीएम मोदी और अमित शाह पर पलटवार, कहा झूठ का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी पर किया पलटवार, कहा वोट के लिए बांट रहे हैं पैसे। यमुना पर जहर सबूत और जगह, केजरीवाल ने चुन चुन कर दिया चुनाव आयोग के सवालों का जवाब। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं पर सरकार को घेरा। 5 थाई नागरिक समेत 3 इजरायली बंधकों को हमास ने किया रिहा, बदले में 110 फिलिस्तीनी को छोड़ेगा इजरायल। अब खबर विस्तार से। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। यह बजट सत्र एक नया विश्वास पैदा करेगा और नई ऊर्जा देगा। पीएम मोदी ने कहा कि आपने देखा होगा कि शायद 2014 से लेकर अब तक यह पहला संसद सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं देखी गई। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में जाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते हैं। दिल्ली का विकास कांग्रेस ने किया है, यह दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पर उनके सरकार में क्या चल रहा है। अन्ना हजारे ने हमारे लिए, सबके लिए, अन्ना हजारे जी अभी युग के गांधी जी, ऐसे इस तरह के वर्णन हम मीडिया में देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जो स्वभाव था, वो सरकार अपनी ही हो किसकी भी हो, देश का हित में होगी उसके बारे में वो बात करते थे। केजरीवाल को भ्रष्टाचारी तो अन्ना हजारे जी ने कह दिया, ये भाजपा के बारे में क्यों नहीं कहते? तो ये जो इश्यू है, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी वहां दिल्ली में जाके केजरीवाल की सरकार को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहती है। दिल्ली का विकास कांग्रेस ने किया है, वो दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां भ्रष्टाचार की बात करते तो उनके सरकार में क्या चल रहा है? ये तो भ्रष्टाचार से लथपथ है। तो अपनी सरकार की कहानी वहां बताना चाहिए कि हमारी सरकार इनसे भी ज्यादा भ्रष्टाचार करता है, तो वो देवेंद्र जी नहीं बताएंगे। वही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सरकार खेती किसानी के क्षेत्र, बेरोजगार क्षेत्र, जिस तरह से उत्पादन गिरा है, बाजार में मंदी आई है, इसको लेकर कुछ सार्थक पहल करेगी। मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर सरकार उस क्षेत्र के लिए कुछ कदम उठाएगी। सर्वे के बाद उस पर चर्चा करेगी ताकि इस क्षेत्र में जो लोग पीड़ित हैं, जो कुछ लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें कुछ लाभ मिल सके। मुझे पूरी उम्मीद है फार्मिंग सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जिस तरीके से प्रोडक्शन गिरा है, मंदी आई है बाजार में और महंगाई बढ़ी है, उस पर कोई सार्थक पहल सरकार द्वारा होगी, सच्ची सही तस्वीर प्रस्तुत होगी। और जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, इस पर सरकार उस सेक्टर के लिए कोई ऐसा कदम उठाएगी, ऐसा सर्वे के बाद बात करेगी जिससे
ये क्षेत्र जो पीड़ित हैं, जो कहीं से पीछे रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में भी इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है और इसके साथ ही दोनों सदनों में देश की आर्थिक समीक्षा पेश हो चुकी है। आर्थिक सर्वे पेश होने के तुरंत बाद राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने सदन को अगले दिन 1 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया है। टीएमसी सांसद कृति आजाद ने कहा कि पिछले 11 साल से सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। वे जो कुछ भी कहते हैं वह झूठ है। आर्थिक सर्वे से कुछ भी इनको नहीं मिलने वाला है। पिछले 11 सालों से खाली झूठ बोल रही है सरकार। जब उम्मीदवार थे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के, तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि डॉलर को ठीक करूंगा, रोजगार हर साल 2 करोड़ दूंगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, डीजल पेट्रोल के दाम आधे करूंगा। सब बेकार बातें, झूठी बातें बीजेपी की। ये आरएसएस वाले शुरू से झूठ बोलते रहे, उन्हीं के चेले हैं बीजेपी वाले। इनका काम ही यही है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं करो। तो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ नहीं मिलने वाला। कोई महंगाई पे रोक नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर किसी की सैलरी 20 लाख रुपए है, 30% उस पर टैक्स लग गया तो 6 लाख रुपए चला गया, यानी कि 3.5 महीने की सैलरी चली गई उसकी, साल की 4 महीने की चली गई, ठीक है, तो बची 8 महीना। उसके बाद 18% जीएसटी है, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वर्चुअल टैक्स है, खाने पीने का सामान, आटा, चावल, दही, घी, अचार, सब पर टैक्स। तो बचा क्या? 50%। तो 20 लाख का आदमी के हाथ में बचता है 7 या 8 लाख रुपया। ये तो सरकार है। इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? हम तो कुछ नहीं रखते। केवल हिंदू मुसलमान, मीट, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र, भैंस उठा के ले जाएगा। क्या ये भाषा अच्छी लगती है? देश में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, हिंदू मुसलमान है, करते रहो, उसी को जीतते रहो। हिटलर क्या करता? आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे लोकसभा में सदन के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इसके साथ ही बजट सत्र 2025 की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है और कल यानी शनिवार 1 फरवरी को बजट आने वाला है। देश के आने वाले बजट पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कल बजट पेश होगा। यह सेशन का पहला पार्ट कम समय का है। 12 या 13 तारीख तक इसके बाद विपक्ष इस पर चर्चा करेगा। आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, कल बजट आएगा। ये जो पहला पार्ट है सेशन का, बहुत कम समय का है, 12 या 13 तारीख तक है। उसके बाद उसकी चर्चा शुरू होगी। हम सब मिलकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, हमारी अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि हमेशा की तरह सरकार राष्ट्रपति से वही कहलवाती है जो वह चाहती है। हकीकत कुछ और होती है और कुछ और कहा जाता है। जब अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा तब हम अपनी बात रखेंगे। चिंगारी के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन देश भर में विदेशी ताकतें कैसे मजबूत हो रही हैं और भारत इस बारे में क्या कर रहा है। भारत सरकार को देखना पड़ेगा कि कैसे लोग हमारी जमीन में घुस जाते हैं और क्या कुछ होता है। जैसे इन्होंने दिखाया, बातें कुछ और हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया से वो बातें सरकार अपनी कहलवाती है। ये प्रेसिडेंट्स एड्रेस सरकार अपनी बातें कहने के लिए ही होता है, लेकिन आपने देखा कि असलियत कुछ और है और कहीं कुछ और बातें जाती हैं। अभी जब अभिभाषण पर धन्यवाद होगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे, उसमें असलियत दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि 2014 के बाद पहला ऐसा 10 साल में मौका मिल रहा है जब कोई विदेशी हाथ या विदेश से कुछ चिंगारी नहीं जो है वो यहाँ पे जलाई जा रही है, चिंगारी नहीं आई है। पहली बार 10 साल में ऐसी बात देखने को मिली। अब हमें चिंगारी का तो मालूम नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि देश के आसपास चारों ओर कैसे विदेशी ताकतें मजबूत होती जा रही हैं और भारत उसके बारे में क्या कर रहा है। तो भारत को अपने आप को बचाने के लिए जो ये खतरा मंडरा रहा है, चाहे उत्तर से हो चाहे कहीं और से, सब तरफ उनका हाथ जो आ रहा है, तो भारत को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि कैसे लोग हमारी जमीन में भी घुस जाते हैं और क्या कुछ होता है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी जो कुछ कहा है उसमें क्या गलत है। यमुना के पानी के साथ जो खेल चल रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आचमन कर दिखा रहे हैं वे हिमाचल बॉर्डर पर खड़े होकर आचमन कर रहे हैं। आप यमुना नगर का पानी दिखा रहे हैं, आप सोनीपत का पानी दिखाइए, तभी पता चलेगा कि आपने कुछ किया है या नहीं। जब पानी हिमाचल से हरियाणा और फिर दिल्ली आता है तब तक वह इतना गंदा हो जाता है कि उसमें डुबकी लगाना नामुमकिन होता है। ये जो यमुना के पानी का खेल चल रहा है,
कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आचमन करके दिखा रहे हैं, वो हिमाचल से आने वाले जो बॉर्डर है, हिमाचल बॉर्डर पे खड़े होकर आचमन कर रहे हैं। आप यमुनानगर के पानी को दिखा रहे हो, आप यमुनानगर के क्यों दिखा रहे? सोनीपत का पानी दिखाओ ना, तब तो समझ में आएगा कि आपने कुछ किया या नहीं किया। आप हिमाचल से आने वाले पानी से आचमन कर लोगे, लेकिन जब वो हिमाचल से हरियाणा में इंटर होता है और उसके बाद दिल्ली में आता है तो इतना गंदा हो चुका है कि उसके अंदर डुबकी लगाना बहुत। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा है कि ये लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कोई घटना हो जिससे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को घेरा जाए। यह गलत है। उस दिन करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ आए थे, वर्षों बाद हिंदुत्व जगा है, उसी माहौल में यह दुखद घटना हुई। हम सभी इसके लिए पीड़ाजनक है। इस पर सरकार जांच बैठा चुकी है, लेकिन किसी की मृत्यु पर राजनीति करने से दुख और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, लोग तो इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कुछ भी छोटी भी घटना हो ताकि घेरा जाए मोदी जी को और योगी जी को। ये गलत बात है। अमावसी दिन था, करोड़ों लोग श्रद्धालु आए हैं, कई सौ सालों के बाद हिंदुत्व जगा है। अब उस प्रेम में 144 साल में तो वही माहौल में एक बहुत दुखद घटना हुई जो हम सब लोगों के लिए बहुत पीड़ाजनक है। उस पर सरकार जांच बिठा चुकी है। उस पर राजनीति करना, किसी के परिवार की मौत हुई उस पर मौत पे राजनीति करना, इससे दुखद कुछ नहीं। हम जान रहे मिल्कीपुर का चुनाव, हम ये भी जान रहे हैं 2027 के चुनाव की रोटियां सेकना, कुछ और नहीं था। तो ये तो खोज रहे थे कि कब हो। तो ये बहुत ही गलत बात है और अच्छी बात नहीं है, और इससे जनता को और श्रद्धालुओं को खास बहुत दुख पहुंचाया जा रहा है। इस पर जो राजनीतिकरण हो रहा है। सर, अब ये कहा गया कि वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो सोचा है, देखिए वो निर्णय सही है। अगर महाराज जी ने कोई भी निर्णय प्रशासन ने लिया, वो सराहनीय है। वो जनता के लिए और सबकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लिया। सर, दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने सीईसी पे अटैक किया और कहा है कि ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब अभी तक हम अभी तक 40 विधानसभाओं में जा चुके हैं। आपदा वाली पार्टी दिल्ली हार रही है, और ये हार पे ये सारी बातें आ रही हैं। उनको भी पता चल गया है कि बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। उनके झूठ, उनकी बातें, उन पर से विश्वास लोगों का उठ गया। मेन है कि जनता का विश्वास अब उनकी हर बात पर, उनकी कोई बात पर जनता विश्वास, एक परसेप्शन होता है। 10 साल उन्होंने देखा, अब वो हार रहे हैं। जनता अब उन पे कोई भी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली है। मोदी जी की सरकार आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए उन्हें पूरा करने में केवल अरविंद केजरीवाल ही सक्षम है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आने के बाद अपने वादे भूल जाती है। Kejriwal ji has been in power for 2 terms. People of Delhi have given their faith in him and have shown their faith in him. And we are hoping that in the coming times, whatever promises and commitments that have been made over the years to the people of Delhi, and if anyone is capable to fulfill these promises, clearly seems to be Arvind Kejriwal ji. And as far as the cleaning of Yamuna River is concerned, as far as the air quality is concerned, I'm very certain that Mr. Kejriwal would be able to address these issues. While BJP, on the other hand, we have seen consistently that they make some commitments to the people, and as soon as they are elected into power, they forget about their commitments. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यमुना के पानी में जहर वाले बयान के मुद्दे पर चुनाव आयोग पहुंचे। यहां उन्होंने चुनाव आयोग को जवाब वाली चिट्ठी सौंपी। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखी चिट्ठी में कहा, मेरी एकमात्र चिंता दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है और मैं लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ूंगा। बीजेपी के इशारों पर आप मुझे जो भी दंड लगाना चाहते हैं, मैं उसका खुले दिल से स्वागत करता हूँ। अब खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन
हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। इसका मतलब जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी आ रहा है, और अगर जो उस स्टेट में चुनाव है तो ये वाला स्टेट पानी रोक देगा और यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगा और चुनाव इन्फ्लुएंस किए जा सकते। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैंने इतना काम किया है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो भी बोलिए रिकॉर्ड के साथ बोलिए। आज दोपहर 3 बजे साफ हो जाएगा कि कांग्रेस सच बोल रही है या फिर आम आदमी पार्टी। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही वोट पाने के लिए पैसे बांट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे राजनीति में है या बाजार में। उसके ऊपर है साहब, अगर कोई सच का सामना करना चाहता है तो आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। हमने तो बार बार कहा है, मैं तो कल से वो मुद्दे भी दे रहा हूं। देखो बहुत कम ऐसा होता है कि चर्चा में आपको पहले से पता चल जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो क्वेश्चन भी प्लांट कराती है, लोगों से कह रहती है ये सवाल पूछो, तो हम तो बता रहे हैं हम कौन से सवाल पूछेंगे। आ जाइए, क्या दिक्कत है? आपने कहा मैंने इतने इतने बढ़िया काम किए हैं, मैंने उन हर कामों पे आपको सवाल पूछा है। एक ही शर्त रखी है कि जो भी बोलना वो कागजी बोलना जिसके आपके पास आंकड़े हो सही के, हवाबाजी नहीं। तो देखो आते हैं कि नहीं आते, पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा 3 बजे कि इस शहर में इसके विकास के बारे में कांग्रेस सच बोल रही है या आम आदमी पार्टी। देखिए ऐसा है, जो भी कंप्लेंट आएगी पैसों की, शराब की, वहां इलेक्शन कमीशन जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने भी कंप्लेंट की है, हम भी जगह जगह, बल्कि आम आदमी पार्टी के भी लोग पैसा बांट रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी तो देखना चाहिए। वीडियो आया है कि कैलेंडर के अंदर आम आदमी पार्टी पैसा बांट रही है, बीजेपी तो पिछले 15-20 दिन से पैसा बांट रही है। प्रवेश जी कभी 1100 बांट रहे हैं, कभी चद्दर बांट रहे हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं। तो ये लोग तो दोनों बांट रहे हैं। और मेरा इन दोनों पार्टियों से ये है कि बांट के वोट लोगे क्या? तुम लोग बाजार में आ गए हो, राजनीति में हो, अपने काम पर वोट मांगो। केवल एक पार्टी है और नई दिल्ली में केवल मैं हूं जो अपने काम पर वोट मांग रहा है। हम ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, हम सेवा देंगे। 5 साल अगर आप चुनोगे तो 5 साल आपको एक सेवा करता हुआ विधायक मिलेगा। शराब बांटने वाला, पैसे बांटने वाला, कंबल बांटने वाला, जूते वाला बांटने वाला आदमी हम नहीं है। जवाब में है क्या? कल इन्होंने कहा कि मैंने जहर नहीं कहा था, मैंने अमोनिया कहा था। अमोनिया जहर थोड़ी है, अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। भाई साहब, अब जैसे डायबिटीज है, आप इंसुलिन लेते हो, अगर आप इंसुलिन ज्यादा ले लोगे तो खतरनाक हो जाएगी। इंसुलिन जहर थोड़ी है। क्या मतलब इतना बड़ा मुख्यमंत्री, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने आईआईटी में पढ़ा क्या था? इंजीनियर होके ऐसी बातें कर रहा है जो 5वीं 6ठी क्लास का केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं करेगा। जिसने 7वीं 8वीं में केमिस्ट्री पढ़ ली होगी वो, तुमने किया क्या यार? मुझे समझ में नहीं आता है। इधर उधर देख दुख के पास हो गए थे क्या? सही में ये तो बात ही बनती। आंकड़े इनको समझ में नहीं आते। 15,000 से 14,000 माइनस करो तो 5,000 के आंकड़े बताने लगता है। अमोनिया को जहर बताने लगता है। पता नहीं क्या करता है यार, ये कुछ समझ में नहीं आता। कुछ पढ़ा लिखा है। मैं ये कह रहा हूं यार, कम से कम अपनी इंजीनियरिंग की पुरानी किताबें उठा लो, पता चल जाएगा खुद कितना झूठ बोल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया है। 15 जनवरी को ये 3.2 ppm था। उसके बाद उन्होंने शरारती तरीके से इसे 7 ppm कर दिया। जब मैंने और दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 से घटकर 2.1 ppm हो गया। अगर हमने शोर न मचाया होता तो और न संघर्ष किया होता तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलता। ये दिल्ली को बदनाम करने की साजिश है। 0.1 आ गया है, आप खुद ही सोचिए। इसका मतलब साजिश थी, हमने संघर्ष किया। तो दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फिलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता।
कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये बहुत गंदी और गहरी साजिश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजट पर चर्चा बाद में होगी। इस सत्र में आज हमें उन लोगों पर बात करने की जरूरत है जिन्होंने कुंभ में अपनी जान गंवाई। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के सीएम नैतिक तौर पर जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर वे कब जाते हैं। सरकार मृतकों की संख्या छिपा रही है ताकि लोगों को मुआवजा न देना पड़े। ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। देखिए, मैं देखिए, ये सरकार हर बात छिपा रही है और आप भी सरकार के बहकावे में मत आइए। ये जो वीआईपी वाली बात थी, तो वीआईपी के लिए अलग घाट है, अलग इंतजाम था, अलग प्रोटोकॉल था। लेकिन जो घटना हुई है, आम लोग जहां जाते हैं, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था इंतजाम था, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में आएंगे लोग। सोचिए, अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर के जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया जाता कुंभ में, लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी किया। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इस बार बजट में बिहार को लेकर फिर जुमलेबाजी होगी, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। हो सकता है कि इस बजट में फिर बिहार की आंखों में धूल झोंका जाए, बिहार के लिए कुछ घोषणाएं की जाए, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वर्ष है, इसलिए ऐसा किया जाएगा। बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। इस बार के बजट में फिर से बिहार के लिए जुमलेबाजी होगी, चूंकि ये बिहार में इस बार चुनाव होने हैं। तो अभी से ही शुरू कर दिया गया है कि बिहार को ये मिला, बिहार को वो मिला। 11 वर्षों में इस केंद्र की मोदी जी की सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार की बोली लगाई थी, वो नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा का वादा किया था, वो नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर विनती किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वो भी नहीं मिला। तो छल हुआ है, धोखा हुआ है। झोली भरकर बिहार की जनता ने इनको वोट दिया, लेकिन बिहार के साथ धोखा किया है। इस बार जनता इनसे बदला लेगी। हो सकता है बिहार को फिर से आईवास इस बजट में किया जाए कि बिहार के लिए कुछ घोषणा किया जाए, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वर्ष है, इसलिए किया जाएगा। मिलना बिहार को कुछ नहीं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की अदला बदली की जा रही है। इस दौरान हमास ने 8 बंधकों को रिहा किया, जिनमें से 3 इजरायली और 5 थाई नागरिक शामिल हैं। इजरायल ने भी 110 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शुरू कर दी है। बता दें कि संघर्ष विराम समझौते के तहत अब तक दोनों पक्षों के बीच यह तीसरी अदला बदली है। हमास की तरफ से जिन इजरायली नागरिकों को रिहा किया गया उनमें 20 वर्षीय महिला सैनिक अगम बर्जर, 29 वर्षीय महिला अरवल यहूद और 80 वर्षीय बुजुर्ग गादी मोसेम हैं। जिनके अलावा 5 थाई नागरिकों को रिहा किया गया उनमें बचारा, श्रियोन, पोंगसांग, तन्ना, साथियान, सुवागम, वन्नातऊ, सीथाऊ और सुरसाग लमनाऊ शामिल हैं। थाई नागरिकों की उम्र 30 से 40 के बीच है। हमास और इजराइल के झगड़े के दौरान इन सभी को बंधक बना लिया गया था। इजराइल ने 110 फिलिस्तीनी कैदियों
कैदियों की रिहाई शुरू की, जिनमें से 30 कैदी घातक हमलों के दोषी थे। कुछ को कब्जे वाले पश्चिमी तट पर लौटने दिया गया, जबकि कुछ लोगों को मिस्र भेज दिया गया। इस बीच रिहाई के दौरान वेस्ट बैंक में हिंसा हुई, जिसमें 3 फिलिस्तीनी घायल हो गए। हमास ने इजरायली महिला सैनिक अगम बर्जर से उत्तरी गाजा के जवालिया शरणार्थी शिविर में भीड़ के सामने परेड करवाई। बाद में उसे रेड क्रॉस के हवाले किया गया और फिर इजरायली बलों तक पहुंचा दिया गया। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।